अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ आप देख रहे हैं। प्रोग्राम करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं फरहान शब्बीर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ वो पहुंचे थे और ये दौरा बहुत ही आने वाले दिनों के हवाले से पाकिस्तान और ये जो सेंट्रल एशिया का जो खत्ता है जिसके साथ पाकिस्तान अब जुड़ना चाहता है और मज़ीद जो रास्ते हैं रेल रोड और फ़ज़ाई नेटवर्क इनको बढ़ाना चाह रहा है। ये पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में इंतहाई मज़ीद जो बेहतरी है, तरक्की है, पाकिस्तान के लिए इसका पेशखदमत साबित होंगे। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के रास्ते इन मुल्कों के रास्ते सेंट्रल एशिया तक जाना चाहता है। इन मुल्कों को भी उतनी ही ज़रूरत है पाकिस्तान की, क्योंकि जो पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे के ऊपर जिस जगह पे पाकिस्तान हमारा ये मुल्क वाक़ है, खुशकिस्मती जिसे अगर हम कहे जाएँ कि हम बिल्कुल एक चौराहे पर मौजूद हैं पाकिस्तान, जिसके सामने गर्म पानियों का एक बेहतरीन समंदर से लेकर एक ऐसा रास्ता पाकिस्तान देता है दुनिया के कई मुल्कों को। तो सेंट्रल एशिया के ये ममालिक भी और रशिया तक भी ये चाहता है कि पाकिस्तान के गवादर के ज़रिए वो अपनी मसनूआत, अपनी एनर्जी, अपनी जो भी वसाइल हैं उनको अगर दुनिया तक पहुंचाना चाहता है, अफ्रीका तक कनेक्ट होना चाहता है, मिडिल ईस्ट तक कनेक्ट होना चाहता है। चाइना जिस तरह से पाकिस्तान उसके लिए वाहिद एक कनेक्टिविटी देता है मिडिल ईस्ट को और बाकी ममालिक को। तो ये सारे मुल्क हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ अब राब्ते बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, पाकिस्तान के साथ दिलचस्पी रखते हैं। खुद पाकिस्तान जो पहले हम देख रहे थे माजी में हमें नजर आता था सिफारती तन्हाई का शिकार है, इल्जामात की बौछार होती थी पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान शर्मिंदा दुनिया के फोरम पर होता था। आज कायदाना किरदार अदा करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में सी पैक के ऊपर जिस तरह से काम जारी है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया जो कि ताशकंद में हुई थी, जिसमें सेंट्रल एशियन ममालिक के जो वज़रा थे वो भी शामिल थे, सदूर भी शामिल थे, अफगान सदर भी शामिल थे और वज़ीर आज़म की वहाँ उनसे मुलाकात भी हुई। ये कॉन्फ्रेंस थी सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल इंटरकनेक्टेडनेस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इसका नाम था, इसका उन्वान था। और इस पर वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि खत्ते का पोटेंशियल बेइंतहा है। पाकिस्तान में चीन के ताउन से, चीन का जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है और उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सी पैक है, जो पाकिस्तान में अब इस वक्त अपने दूसरे तीसरे मराहल को उबूर करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ी हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं सी पैक के, पावर प्रोजेक्ट्स हों, जो रोड नेटवर्क हैं वो मुकम्मल होते हुए नजर आ रहे हैं। गवादर की पोर्ट के ऊपर से बाकायदा काम शुरू भी हो गया है। तो पाकिस्तान ये चाहता है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गवादर को हम एनर्जी से लेके जो ट्रांसपोर्टेशन है इस तरह का एक हब बनाना चाहते हैं, दुनिया उससे फ़ायदा उठाए। सी पैक सिर्फ पाकिस्तान एक्सक्लूसिव नहीं है, बाकी दुनिया के ममालिक भी और सेंट्रल एशिया के ये ममालिक भी जिनको गर्म पानियों तक पहुँचना है अपनी मसनूआत को बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए या इम्पोर्ट करने के लिए, उन्हें भी पाकिस्तान एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता है। और हम देख रहे हैं कि ये जो आज कॉन्फ्रेंस थी जिससे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खिताब किया, इसका आज से 4-5 माह पहले ही इसका डोल डाला गया था। उज़्बेकिस्तान के सदर की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया। फिर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव ने 5 महीने पहले इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अच्छे तवक्कुआत का इजहार किया था। पाकिस्तान ने 1-1.5 साल पहले, पिछले साल हमने देखा कि उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेल राब्ते के ऊपर बातचीत करना शुरू कर दी थी। पाकिस्तान ये चाहता है कि अपने सी पैक को अब जो नॉर्थ वेस्ट है, ऊपर की तरफ के ममालिक हैं, उन तक जुड़ने के लिए इस्तेमाल करे। ये सारी सूरत हाल, लेकिन जो कहते हैं कि हज़ारों लफ्ज़ें हायल हैं लब तक जहाँ आने में, दुश्मन की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। सी पैक को नाकाम करने वाले ताकतें भी ऐसी हैं जो हमारे मुल्क में अपनी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। आज हमने देखा बुध के रोज़ वाक़या पेश आया कोहिस्तान में, जहाँ पर चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी। अब उस पर दहशतगर्दी का भी शायबा जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने आज चीनी वज़ीर आज़म को फ़ोन करके बाकायदा इस वाक़े के ऊपर अफसोस का इजहार भी किया है। तो दुश्मनों की ये कार्रवाइयाँ इस तरह हैं जो सी पैक के हवाले से हम देखते हैं कि बलूचिस्तान से लेके पाकिस्तान के दूसरे शहरों में सी पैक को नाकाम करने के लिए चीनी इंजीनियर्स, चीनी शहरियों के हौसलों को पसपा करने के लिए, खुद पाकिस्तानियों को डराने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन हम उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक काबू पा चुके हैं और पाते रहेंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान में अब अमन का जो अमल है वो कितना एक कुंजी की हैसियत रखता है इस सारे मरहले के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर हसन हबीब साहब। बहुत शुक्रिया हसन हबीब साहब आपका शिरकत करने का। हमारे साथ मौजूद हैं जियो पोलिटिकल एनालिस्ट फवाद सिद्दीकी साहब, साहब बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं अतीकुर रहमान साहब, माहिर मौशियात, सीनियर तजज़ियाकार। हसन हबीब साहब, आपसे आपके तजुर्बात से हम फ़ायदा उठाना चाहेंगे। आप वज़ारत ख़ारजा में आप सफ़ीर रहे हैं, आप मुख्तलिफ़ मुल्कों में हैं। आप ये जो 2-1 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है इसको भी आप कैसे देख रहे हैं? और पाकिस्तान अब जो एक हम देख रहे हैं कि सफारती तन्हाई की जो भारतीय कोशिशें होती थी पाकिस्तान के लिए वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ना सिर्फ ये पाकिस्तान मरकज़ निगाह बनता हुआ नज़र आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया।
یہ بالکل درست ہے کہ ہم پچھلے 2-3 سال کی محنتوں کے بعد اپنی جو ڈپلومیٹک آئسولیشن سے تو باہر آ گئے ہیں، اور یہ جو موجودہ آپ دیکھ رہے ہیں کانفرنس ہو رہی ہے جہاں پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ ہے ازبکستان کا، تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم سی پیک کے ساتھ جو ضروری تھے ان معاہدات کا پارٹ بنتے جا رہے ہیں۔ ازبکستان تاجکستان دونوں سے ہم نے ایگریمنٹس کیے ہیں، اور افغانستان تو ہم پہلے ہی سے آفر کیے ہوئے تھے ان کے لیے، خود چائنا یوز کر رہا ہے، روس استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو جیسے جیسے سی پیک پارٹ بنے گا انٹرنیشنل ٹرانسپورٹیشن کا، ویسے ویسے آبویسلی ہماری ڈپلومیٹک جو لوگ کوشش کر رہے تھے آئسولیشن کی وہ تو ناکام ہوں گے۔ لیکن جب اس میں سب سے بڑی اب ہمیں جو مصیبت آ رہی ہے، جو ہمیں چیلنج ہے رادر، وہ ہے افغانستان میں سکون کا۔ بالکل امریکہ کا جو ہیسٹیلی ڈپارچر ہے اس نے ہمارے لیے بڑے نئے نئے مسائل پیدا کیے ہیں۔ جو پرسپشنز تھے کہ امریکہ کی اگر آرڈرلی ریٹریٹ ہو جاتی اور اس میں کوئی ایک فارمولا ورک آؤٹ ہو جاتا تو شاید موجودہ سیٹ اپ جو تھا وہ کسی الیکشن سے یا کسی جرگے سے کسی اسٹیبلشڈ نارم سے چینج ہوتا، اور وہ افغانستان کے لیے بھی بہت بہتر ہوتا اور ہمارے لیے بھی۔ اب ہم آلریڈی 3 ملین ریفیوجیز کو سپورٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، اور اگر یہ حالات خراب ہوتے ہیں یہ ایک بڑا مسئلہ اور کچھ اور آ جاتے ہیں تو ہماری اکانومی جو بڑی مشکل سے اب رٹ سے نکلنے لگی تھی وہ مصیبت کا شکار ہو جائے گی۔ لیکن اگر میں معاشیت سے ہٹ کے بات کروں تو ہمیں اب اس وقت جو ہم ہمیشہ سے آپ کو یاد ہوگا کئی سال پہلے سے ہمارے آرمی چیف نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ یا اس سے لوور لیول پہ کسی نے کہ ہم انڈیا تک کو سی پیک آفر کر سکتے ہیں، آئی تھنک 3 سال پہلے رفلی۔ ٹھیک، تو ہمارا کام یہ ہے کہ جتنا ہم کنیکٹیوٹی پروموٹ کریں، اور یہ جو ابھی کانفرنس ہوئی ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کی ہے، اس میں سارا جو زور ہے وہ کنیکٹیوٹی پہ، چاہے وہ آپ سینٹرل ایشیا سے ریل لیں، بالکل دیکھیے ان کے پاس پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، ان کے پاس کاٹن ہے، اور ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا، اور خود ان کے لیے ہم بہت ضروری یہ ہیں کہ اگر ہم گوادر کو ان کے لیے ایکسکلوسو پورٹ بنا دیتے ہیں تو میرے خیال میں 1.5 دن میں یا 2 دن میں ٹرک جو ہے سینٹرل ایشیا پہنچ سکتا ہے، اور کوئی دنیا کا طریقہ نہیں ان کے لیے اس سے شارٹر روٹ کا۔ بالکل، تو ہمارے لیے جو اچھا معاہدے بھی اچھے ہوئے ہیں کہ اب ان کے ٹرکس یہاں سے ڈائریکٹ گوادر تک بھی جا سکیں گے، ان کو اب لوڈنگ آف لوڈنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو پوائنٹ سارا یہ کہ تو موجودہ زمانے میں اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے ٹرانسپورٹیشن میں کہ جیسے چائنا نے یہ OBOR بنایا اور جس کو اب BRI کہتے ہیں، یہ سارا کام یہ ہے کہ کسی طرح سے کم ٹائم میں چیپر طریقے سے نام ہی اسی کا اسپیڈ اینڈ ڈیلیوری۔ دیکھیے چائنا کو کی تعریف تو ہم بہت کرتے ہیں کہ بھائی چائنا میں وہ جو موبائل فونز بن رہے ہیں اور جو بھی بن رہا ہے، ڈو یو نو کہ جو پروڈکٹ ہے وہ شام کو پیک ہو کے جہاز پہ لوٹ دیتی ہے، اگلے دن صبح یورپ میں ہوتی ہے۔ آئی فون جو چائنا میں پروڈیوس ہوتے ہیں ودن 24 آور، وہ کسٹم ان کا کرنا، ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن، ہر چیز آرگنائزڈ ہے۔ تو اگر ہمیں واقعی چین سے لیسن سیکھنا ہے تو ہمیں ان چیزوں کی طرف، سسٹمز کی امپروومنٹ کی طرف جانا پڑے گا۔ صرف منڈیاں ہی کافی نہیں ہے، منڈیوں کے راستوں کے لیے اسپیڈ بھی بڑھانا بھی ضروری ہے۔ بالکل کہ ڈلیوری آن ٹائم ہو، کیونکہ اب جو ہے دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں، ہمیں اپنے بچوں کے جو ہیمسٹر ہیں اس کے لیے پنجرا چاہیے تھا، پاکستان کا بنا پنجرا جو تھا اس سے سستا علی بابا پہ تھا اور 8 دن میں ڈلیوری ہو گئی۔ تو اب آپ یہ سوچیے کہ اگر یہ وہ ہے، ہمارے تاجروں کو یہ ایٹیٹیوڈ دکھانا ہوگا، یہ رویہ اپنانا ہوگا کہ بھائی اگر چین سے 800 کا آ رہا ہے تو آپ 700 میں بیچیں، سیم ڈے ڈلیوری۔ صحیح، بالکل بالکل۔ فواد صاحب آپ کیا کہیں گے، آپ اس کو دفاعی معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ازبکستان ہو یا سینٹرل ایشین دوسری اسٹیٹس ہوں، تاجکستان کی بھی ہم نے دیکھا رہنماؤں نے پچھلے عرصوں میں آرمی چیف سے ملاقات کی، تو یہ جو عسکری شعبوں میں تعاون بڑھ رہے ہیں پاکستان کے ممالک کے ساتھ، یہ ہمارے لیے کتنے اچھے ہیں؟ پاکستان اپنی ڈیفینس کی بھی جو پروڈکٹس ہیں ان کی بھی ایکسپورٹ کے اوپر اب کام کر رہا ہے، JF-17 تھنڈر ہو یا ہمارے ٹینکس ہوں۔ جی بالکل وجہ بات ہے فرحان صاحب، دیکھیے جس طرح امبیسڈر صاحب نے بات کی، سینٹرل ایشین کنٹریز کی گرم پانیوں تک رسائی پاکستان کے لیے اور ان ممالک کے لیے جو سینٹرل ایشیا میں پائے جاتے ہیں یہ میوچلی بینیفیشل ہے، چاہے ان ٹرمز آف اکانومی ہو چاہے ان ٹرمز آف ڈیفینس ہو۔ دیکھیے ہم خود انحصاری تو ہم ایز فار ایز ڈیفینس اکوپمنٹ از کنسرن ہم بڑی حد تک اس پہ کارفرما ہیں، اور اس پہ ہم شاید اگلے چند سالوں میں
یہ ہم ایکسپورٹ کی پوزیشن پہ آ جائے جس طرح آپ فرما رہے تھے. دیکھیے سینٹرل ایشین کنٹریز دفاعی طور پہ بہت ہی مستحکم رہی کیونکہ وہ کسی زمانے میں ایک سپر پاور کا حصہ رہی اور ان سے مستفید ہونے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں. لیکن دیکھیے ہم اس پوزیشن میں اس وقت ہیں کہ ہم سینٹرل ایشین کنٹریز سے دفاعی معاہدے جس طرح آپ نے فرمایا ہمارے چیف صاحب جو ہیں اس سے پہلے بھی اور ابھی بھی دفاعی معاہدے کر رہے ہیں. ہم نے رشیا سے ہم معاہدے کر رہے ہیں. ہم چائنا سے تو اوبیسلی ہم ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن کی جو ہے ٹرانسفر کی بات ہو رہی ہے ہماری. ازبکستان یا تاجکستان دیکھیے ہم پہلا ہمارا جو مقصد ہے چاہے ہم وہ ڈیفنس کے معاملات ہوں جو ہوں وہ ہے ہماری رسائی ان ممالک تک. اب رسائی کے لیے سی پیک سے بہتر پروجیکٹ تو اس وقت میسر نہیں ہے. اور یہ سی پیک دیکھیے بات ہم جس طرح کر رہے تھے کہ جی مڈل جو سینٹرل ایشیا ہے اور مڈل ایسٹ یا یورپ کی جو رسائی ہے پانیوں تک ہم ایک کوریڈور کا بھی کام کرتے ہیں اور برج کا بھی کام کرتے ہیں. جس طرح میں ہمیشہ میں کوٹ کرتا ہوں علامہ اقبال صاحب کو ان کا وہ شعر کہ نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کے کاشغر. تو یہ وہ برج جو ہے وہ ہم مہیا کر رہے ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز کو. دیکھیے ہماری ہسٹری بھی ان کے ساتھ ہے. جس طرح ابھی پرائم منسٹر نے بات کی کہ ہم ایک تاریخی ورثہ بھی ہے فلم بنانے جا رہے ہیں جو ہمارے وہاں کے مغل امپائر کی جو ساری چیزیں ہیں اور ہماری اس کے علاوہ بھی بہت ساری قدریں مشترکہ ہیں. میں پلاؤ از جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اٹ از فرام سینٹرل. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ ہم اپنے اس سی پیک کی جو کمیشننگ ہے اس سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو وہاں کے نیچرل ریسورسز ہیں جن کو لینڈ لاک کنٹریز ہیں کوئی اتنی رسائی نہیں ہے اگر ہم وہ ان کو رسائی مہیا کریں تو ان کی جو ٹرانزٹ ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سود مند. اچھا ہم پاکستانیوں کا بھی کوئی مان صاحب اس طرح عموماً سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سی پیک بن جائے گا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا. ہم دیکھتے ہیں عام آدمی اس سے اتنا زیادہ واقف نہیں ہو پا رہا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے واقعی پاکستانیوں کو اس کا اندازہ ہے کہ سی پیک بنے گا تو یہ پورٹس ہماری اگر چلیں گی اور یہ ٹرانزٹ اور کوریڈور کے طور پہ پاکستان اگر اپنی سہولیات دے گا تو کتنا پاکستان کو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. جس طرح اسپیشل اکانومک زونز بن رہے ہیں نو اکانومک زون بن رہے ہیں تو یہ چیزیں کتنی پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں فائدے مند ہیں. بہت شکریہ فرحان. بات آ رہی ہے کہ اس پہ اویئرنیس کی سخت ضرورت ہے. اویئرنیس ہو تو لوگوں کو پتہ چلے گا اچھی طرح کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہو رہا ہے. دیکھیے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو تھوڑی سی بات ڈیٹیل میں ہوگی. بات یہ ہے کہ پاکستان بیسیکلی ایک ڈیٹ اورینٹیڈ کنٹری ہے. قرض دار ملک ہے. 113 بلین کا قرض اس کے پاس ایکسٹرنل لون ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ریونیو آتا ہے نا وہ سارا کا سارا ریونیو اس کا ڈیٹ سروسنگ پہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا اور ہمیشہ ایک فسکل ڈیفیسٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اکنامیکلی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہمارے عوام جو ہیں وہ دو بہت پرابلم سے گزر رہے ہیں. اور وہ پرابلم کیا ہے؟ ایک انفلیشن بھی ہے اور دوسرا ہم لوگ ہائیسٹ ٹیکس پیڈ انرجی کنزیومرز ان دا ورلڈ ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمیں اسے بھی کنٹرول کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن آف ان امپلائمنٹ چل رہا ہے. کم ہوتا ہے بڑھتا ہے. اس کے ایک فگر ہے انڈیکسنگ ہو رہی ہے. ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا یہ کہ ہمیں گروتھ جو ہے وہ بہت فاسٹ کرنی ہے. صحیح. جب گروتھ فاسٹ کرنی ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سی پیک ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے ہمارے لیے. اس اپارچونیٹی کے لیے ہم کو جانا ہوگا اوپر سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرف. امریکہ اور یورپ کی طرف دیکھنا اب بھولنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. ان کو گڈ بائی کرنا پڑے گا. ہم سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرف جب دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اکنامک گروتھ بہت فاسٹ. اٹس ناٹ اونلی گوادر. ہمارا شپنگ انفراسٹرکچر ایسا بن جائے. میری ٹائم پالیسی آئی ہے ہمارے پاس اسی دور میں, اسی پرائم منسٹر نے دیے. ہم لاجسٹک سپورٹ سروسز میں چلے جائیں, ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ میں چلے جائیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کو جب آپ کنسالیڈیٹ کرتے ہیں تو ایک پروگریسو انڈیکیشن کی طرف آپ جاتے ہیں. ابھی پرائم منسٹر نے جو فیصلہ کیا اور جو وہ ازبکستان تشریف لے گئے اور جو انہوں نے کام کیا ہے وہاں پر ہم صرف اس بات کو کہنے کو تیار ہیں کہ چیلنجز کو اب پیچھے چھوڑ دو. چیلنجز کی بات ہم نے کر لی. اب ہمیں اپارچونیٹیز کی طرف دیکھیں. ہم سینٹرل ایشین کنٹریز آر دی بیسٹ اپارچونیٹیز فار اس.
हमारे ताजरों को, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की सोच रखने वालों को, हमारे एनालिस्टों को इस तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि ताजिकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो या जो भी वहाँ के ममालिक है, वो सब हमसे फ्रेंडली हैं और जो कुछ उनके पास है वो हमारे पास भी है। लेकिन अगर हम उसको मिक्स कर लें, जैसे लाइव स्टॉक, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे लेदर, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, मतलब एक लंबी लिस्ट आपको पूरा हो गया, ये टूरिज्म सब हो गया। चीज में पाकिस्तान एक एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है। पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है, इन तमाम कंट्रीज को, इन तमाम चीज की नो हाउ में लीड कर सकता है। हमारे पास जब ये सब कुछ है, प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को रियलाइज किया और आप देखें कि बिजनेस कम्युनिटी को उन्होंने एड्रेस किया, फिर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस को आज उन्होंने एड्रेस किया। सोचे समझे, दिस इज ट्रिमेंडस। काफी बेहतर चीजें हम देख रहे हैं कि जो पहले होती हुई नजर नहीं आई। हसन नबी साहब से मैं यही चाहूंगा ये पूछना, इतना बड़ा हरकुलियन टास्क है जो प्राइम मिनिस्टर ने किया है और इसको स्प्लेंडेडली फुलफिल कर रहे हैं। ये रियलाइज करें, सबसे पहले मैं कहता हूँ अपोजिशन जो खामखा के इल्जाम लगाने पे लगी है, अरे भाई इन चीजों से हट जाओ, इकोनॉमिक की तरफ देखो। प्राइम मिनिस्टर कंट्री किधर इकोनॉमिक की वेलबींग की तरफ जाना है, ये सारी चीजों को अगर हम देखें तो मैं फिर वही बात कह के कहूंगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ आर द एसेंशियल्स एंड द बेस ऑफ अ ग्रोथ ऑफ द कंट्री। मैं इसी बात को आपसे हसन नबी साहब, जिस तरह खुद वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हम अब जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक डायमेंशन की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि हम अब ये जब चीजें देखते हैं, अब मैप्स हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये चीजें तो पता नहीं 20-30 साल पहले, 40 साल पहले क्यों नहीं हुई हमारे यहाँ। क्या ये सोच नहीं आ पाई थी, या हम बस रुके हुए थे, या इन मुल्कों के तनाज़ात या खत्ते के तनाज़ात ही में रुके हुए थे, जो अब हम देखते हैं कि वो सारे रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी तरफ हम सोचते भी नहीं थे उस तरह से। हम सिर्फ समंदर के रास्ते सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि पीछे से भी हम दुनिया से मिल सकते थे। देखिए, अगर आप गौर से देखें तो चाइना से हमारा कनेक्शन तो 70s से है। 88, 89, 88, 86, 88 में तो टूरिज्म के लिए भी हमने KKH को खोल दिया था। तो चाइनीज विजन था, हमारा भी विजन था, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्तलिफ मुल्कों ने हमें जियो स्ट्रेटेजिक में फंसाए रखा और हमें जियो इकोनॉमिक्स की तरफ आने नहीं दिया। हमें वो यही समझाते रहे कि जनाब आप निगहबान हैं फलां ब्लॉक के, आप फलां ब्लॉक के। तो हम एक सोचे समझे मंसूबे में ऐसा फंस गए कि हमारी समझ में शायद ये नहीं आया कि हमने उससे निकलना कैसे। लेकिन अब अच्छी बात ये है कि जैसे जैसे हार्श रियलिटीज हम पर आ रही हैं और जैसे सर ने फरमाया कि जो अब हम इतना फंस गए हैं कि अब हमारे पास इकोनॉमिक रियलिटी समझे बगैर कोई चारा नहीं है। तो अब हम वो जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स है उनसे ऊपर आ रहे हैं। ईरान का क्या सूरत हाल है, हमारे साथ हम उसको मैनेज करेंगे, अफगानिस्तान को हम मैनेज करेंगे, और इसी क्योस में से हमने अपने रूट्स बनाने हैं, अपनी ट्रेड इंप्रूव करनी है। अब सर जैसे बता रहे थे डिफेंस एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट है उज्बेकिस्तान के लिए एक्सपीरियंस शेयरिंग इन एंटी टेररिज्म। उज्बेकिस्तान बहुत दफा टेररिज्म का शिकार हुआ है और SCO में हमारा इनके साथ काफी कोऑपरेशन इस सब्जेक्ट पर है और SCO ने हमको सेंट्रल एशिया के करीब लाने में बहुत मदद की। SCO को भी हमने कोई खास अहमियत हमारे मुल्क में दी नहीं जा रही। नहीं, आपको नहीं लगता कि ये भी एक बहुत बड़ा एक ब्लॉक बन ही गया है? SCO भी बहुत बड़ा ब्लॉक है और उसमें हमारा रोल अब बहुत एक्टिव है। बल्कि अभी हम एक डायरेक्टर की पोस्ट वहाँ क्रिएट करवा रहे हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड ही विल बी गोइंग, ही इज अ रशियन स्पीकिंग ऑफिसर, उनकी क्योंकि वहाँ शर्त थी डायरेक्टर रशियन स्पीकिंग हो। तो वो फाइनल जब ये उसका होगा इजलास तो उसमें उस पर बात होगी। तो वी आर नाउ वेरी एक्टिव विद SCO और हमें अब ये लग रहा है कि वो जो क्लासिकल था ना कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उससे हमें थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा और हम एशिया में और सेंट्रल एशिया में और मिडल ईस्ट में एक रोल प्ले करें जो हवलदार का ना हो, ट्रुप सप्लाई करने से आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा CPEC के हवाले से, चूंकि बात भी हो रही है और वजीर आजम ने भी कहा है कि CPEC सिर्फ पाकिस्तान एक्सक्लूसिव हम नहीं रखेंगे बल्कि दुनिया उससे फायदा उठाए, जो मुल्क हमारे साथ इस रास्ते में जुड़ना चाहें जुड़े। तो CPEC के हवाले से बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं CPEC स्पेशलिस्ट गवादर क्लब के चेयरमैन ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ साहब। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, कैसे आप देख रहे हैं वजीर आजम ने जिस तरह आज उज्बेकिस्तान में ताशकंद में जिस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, उन्होंने गवादर का खास तौर पर फिर जिक्र भी किया। उन्होंने चाहते हैं कि गवादर एक हब बने पूरी दुनिया के लिए और जो इसको इस्तेमाल करना चाहता है सेंट्रल एशियन ममालिक खास तौर पर अगर वो आएंगे। आप कैसे देख रहे हैं गवादर में होने वाली एक्टिविटीज? आप तो वहीं रहकर ही मुशाहिदा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है और एक बहुत अच्छी बात है कि ग्वादर के बारे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज
और मिलिट्री और सिविल सब लोग एक पेज पर हैं, और उस वजह से डेवलपमेंट मैं तो 7 साल से मौजूद हूँ ग्वादर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। जितने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर बड़ा स्पीड अप से काम हो रहा है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2 सालों में जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर नया एयरपोर्ट है, 300 मेगा पावर प्लांट है, ईस्ट एक्सप्रेस वे है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बन रही हैं वहाँ पर, और 300 बेड हॉस्पिटल बन रही है। ये सारी बेसिक फैसिलिटीज इस तरह भी चाइना के साथ रिसेंटली लास्ट विजिट में प्राइम मिनिस्टर ने जो वाटर का प्रॉब्लम है उसको डिसैलिनेशन प्लांट का भी किया। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारी चीजें बहुत पॉजिटिव जा रही हैं, और छोटे मोटे इरिटेंट्स होते हैं। और बाकी ये बात है कि जो इसके मुखालिफ हैं सीपीओ के, उनको भी दावत है कि वो आए से फायदा उठाएं, कि मुखालफत से उनको कुछ मिलना नहीं है, ना इंशाल्लाह उन्होंने कामयाब होना है। तो ये तो सीपैक की तो मुखालफत 2-3 तरह के लोग कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अमूमी तासुर ये दिया जा रहा है कि सीपैक बंद हो गया है, इस पे काम रुक गया है, सीपैक पे काम शुरू हो गया, और हम देखते हैं कि बाहर हिंदुस्तान को बहुत तकलीफ है सीपैक से। तो ये कैसे शामिल होंगे इसमें? नहीं, कोई नहीं रुका, ये प्रोपेगेंडा है खाली। और मैं तो मौजूद हूँ ऑन ग्राउंड, ज्यादा स्पीड से काम हो रहा है। अच्छा। और बल्कि बहुत स्पीड से काम हो रहा है, जितने प्रोजेक्ट्स हैं सब पे स्पीड से काम हो रहा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे 2 सालों में, चूंकि बेसिक अभी चीजें तैयार हो रही है ना, तो फिर उसके बाद इन्फ्लक्स आएगा प्राइवेट सेक्टर का, जब ये चीजें तैयार हो जाएंगी। तो अल्लाह की रहमत से बड़ा पॉजिटिव साइन है। मतलब वो ये नहीं कि मैं कोई ऐसी पिक्चर पेंट कर रहा हूँ, आई एम देयर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो देख रहे हैं सारी चीजों को। तो आसिफ साहब, अब वही जिस तरह हम बात भी कर रहे हैं कि दुश्मन भी मौजूद है, इसके मुखालफिन भी मौजूद हैं। दुश्मन देखें, जब दुश्मन को कुछ कर नहीं सकेगा, उसकी रीजन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वेल गार्डेड है। और वैसे तो पूरी दुनिया में कहने के मसला ना तो हो ही जाता है, बड़े बड़े इवन सुपर पावर जो क्लेम करती हैं उनके पास भी हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से इज मच सेफ, और बड़ी अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा ही जा रहे हैं। मुखालफत वो क्योंकि उनको पता नहीं है, उन ग्राउंड मौजूद नहीं है ना, बाहर से बैठ के एक बंदा वो ऐसी तबसरा कर दे या प्रोपेगेंडा कर दे तो और चीज़ है, बट हम तो रह रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है सारे। और लोग भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं सारे के सारे लोग, और जितना हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा है उसको सक्सेस बनाने में और बनना है इसने। क्योंकि अभी आपको पता होगा सेंट्रल एशियन स्टेट सारी आ गई हैं, रशिया भी आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, चाइना तो पहले से है, और उसके अलावा टर्की और इस तरह के बाकी जो कंट्रीज हैं, जैसे इवन मलेशिया भी, सारी कंट्रीज आ रहे हैं। तो इसलिए वो ऐसा नहीं है वो। तो गवादर पोर्ट फिर आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि जिस तरह वो 104 बरतें 100 से ऊपर लगेंगी, 100 से ऊपर जहाज लगेंगे, माल उतरेगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए वो प्रोग्रेसिव है, वो वक्त के साथ साथ होगा। जितनी नीड है उसके मुताबिक डेवलपमेंट होती जा रही है, पोर्ट उतना डेवलप कर रही है। अभी आपने देखा होगा फॉरेन ट्रांजिट रेट भी स्टार्ट हो चुकी है वहाँ पर, और पोर्ट ऐसा ऐसा फंक्शन हो रही है, और मैं बननी है, और काफी वो इसके ऊपर फंड चाहिए, तो बन रही है ऐसा ऐसा। जितनी नीड बढ़ती जा रही है उतनी हिसाब से एक्सपेंशन होती जा रही है। ठीक है, ये दूसरे जिस तरह ममालिक हैं, अब ये सेंट्रल एशिया ना अगर जुड़ती हैं स्टेट्स हमारे साथ, तो जिस तरह एक एस्टिमेट कल भी कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे थे कि 80-90 अरब डॉलर्स पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बूस्ट मिल सकता है अगर उज़्बेकिस्तान हमें कनेक्टिविटी देता है, सेंट्रल एशिया तक हमारे ताजरों को हमारी प्रोडक्ट्स को रसाई मिलती है। तो बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, वो एस्टिमेट उनके ठीक है, इससे भी ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। बस एक अफगानिस्तान में पीस हो जाए, और अल्लाह से दुआ है कि अफगानिस्तान में पीस होने से बहुत सारी स्टेट्स और भी कनेक्ट हो जाएंगी इसी पैक के साथ। अफगानिस्तान में पीस ये आप कितने अरसे में देख रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब, आपका भी तजुर्बा है इस हवाले से, क्या कहेंगे आप? लोग खासे मुख्तलिफ भी हैं हमारे। वन शुड होप फॉर द बेस्ट। हमें उम्मीद है कि विद इन 6 मंथ्स या विद इन ईयर इंशाल्लाह ये सेटल हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट कोई इसके ऊपर इजलास भी कर रही है, पीस कॉन्फ्रेंस, और इसमें सबसे अच्छा काम ये हो रहा है जो हम एज ए बिजनेस कम्युनिटी देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के नेबर्स को एंगेज किया हुआ है कि नेबर्स मिलके इस चीज को हल करें, ना कि दूर से बैठा कोई आके इसके मसाइल को हल, बल्कि उल्टा बिगाड़ के चला जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो सारे नेबर्स मिलके इस मसले को हल करेंगे, तो अफगानिस्तान में भी इंशाल्लाह पीस आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, इस सूरत हाल को भी कैसे देखते हैं? आपकी ये वाकई एक स्ट्रेटेजी रखी, और हमने देखा कि मुख्तलिफ फॉरम्स भी बन रहे हैं, अब अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अमेरिका मिलकर एक फॉरम बना है जिस पे बातचीत होगी। तो ये बॉर्डर एरियाज के जो ममालिक हैं ये भी अगर यही बात रखेंगे तो फिर अफगानिस्तान में जो शोरिश पसंद ग्रुप भी होंगे जिनको सप्लाइयाँ होती हैं कि इस तरह से हालात ख़राब करने हैं, ये मामला भी तो रुकेंगे। पाकिस्तान में ये तजुर्बा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने का ये ममालिक के काम तो आएगा। बिल्कुल वजह बात है फराज साहब। देखिए, मेरा हमेशा से ये स्टांस रहा है कि माजी में पाकिस्तान शायद अपने अननेचुरल ब्लॉक का हिस्सा रहा है, जो कि शायद उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त के दौर के लिए ज़रूरत भी होगी, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन जो वजह हम बने बाइपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड बनने के लिए, अब
हम वजह बन रहे हैं दोबारा से एक ईस्टर्न ब्लॉक न्यू इमर्जिंग जो आ रहा है उसको दबाम बख्शने के। सही। देखिए, और ये हमारे हक में बेहतर है। हम अब मैं जो समझता हूँ अपने नेचुरल ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहे हैं और पाकिस्तान का उसमें बहुत ही कलीदी किरदार है ड्यू टू इट्स लोकेशन। सही। देखिए, हम पहले भी इस चीज़ का इदराक उन ममालिक को कराते रहे हैं। हमारी तारीख, हमारा मज़हब और हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारी उनसे जुड़ी हुई हैं और शायद हम उसको अब यूज़ करेंगे सीपेक को स्ट्रेंथन करने के लिए और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की रसाई गर्म पानियों के लिए। देखिए, गर्म पानियों की रसाई तो पहले भी मुद्दा था, लेकिन शायद वो हम उस मुद्दे जो उसका स्टांस था वो शायद डिफरेंट था। अब हम यही रसाई इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पे देना चाह रहे हैं। फिर वो मेरे ख्याल से रशिया भी वो रशिया नहीं रहा है। जी, मैं वही आपसे इसलिए वो यूनिपोलर और बाईवर्ल्ड का देखिए, रशिया नेगोशिएशन विद तालिबान ये शायद माजी में हम सुन भी नहीं पाते थे या हम इदराक ही नहीं कर पाते थे कि शायद ये अब ये टेबल पे भी बातचीत आएगी। इसी तरह देखिए, और इसी तरह हमने देखा तालिबान के वक्त ईरान से बातचीत हो रही है और बहुत ज्यादा देखिए अब इदराक हो रहे हैं, जिसमें ब्रिगेडियर साहब ने बात की। अफगानिस्तान में जो एक शक है लोगों का कि शायद अमेरिका हेस्टली चला गया, तो अब वो जो पुरानी तारीख है उनकी कि जब वो इन्वेडर्स को भगाते हैं तो वो आपस में लड़के एक सिविल वॉर की कैफियत शुरू हो जाती है। इस चीज़ का इदराक शायद अब तालिबान को भी है और जो वहाँ दूसरी जो माइनॉरिटीज़ इतनी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी हो रहा है। देखिए, हम जो पहले मैं हमेशा बात करता हूँ अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम रही, जो मैं समझ पाया, वो ये थी कि जहाँ भी हुकूमत बनी तालिबान के डाउनफॉल के बाद 9/11 के बाद, वहाँ शायद पश्तूनों का जो हिस्सा था इन गवर्नमेंट्स वो नहीं दिया गया। एक सेरेमोनियल अपॉइंटमेंट दे दी गई, पश्तून को प्रेसिडेंट बना दिया, वो पश्तून है ऑल, और बाकी जितने जो गवर्नमेंट के फंक्शनरीज थे उसमें पश्तूनों का हिस्सा बहुत कम था, तो वो प्रॉब्लम तो होनी थी। अननेचुरल अलायंस था। अच्छा, अब उस अननेचुरल अलायंस का फायदा हमारे दुश्मन मुल्क ने भी उठाया। एक जमाने में कॉन्सेप्ट था हमारा जिसको हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ का नाम देते थे, वो कॉन्सेप्ट भी इसी खदशे और शुबे की बुनियाद पे उभरा, जिसको शायद बाद में जब ये हुकूमत टर्न हुई और जब वो आई तो हमें कहीं न कहीं ये शक उभरा कि हाँ, अब हम कहीं अपने दुश्मन मुल्क की वजह से सैंडविच हो रहे हैं। सही। अच्छा, अब वो ज़माना भी गुजर गया। मैं नहीं समझता कि इस वक्त ये जो खदशात हैं कि जी अफगानिस्तान में सोरिश ज़्यादा बढ़ेगी, तालिबान को भी इनका इसका इदराक है। और अब आप देखिए कि जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ के अलावा भी जो कंट्री है, जहाँ तक मैंने शायद पढ़ा है, बरतानिया ने भी कहा है कि अगर तालिबान जो है वो 2-3 जो पॉइंट्स हैं कि जी उसकी ज़मीन कहीं और इस्तेमाल हो कुछ होगी, तो हम भी शायद उनके साथ ताल्लुक सवार करें। सही। अमेरिका का जाना देखिए, मैं समझता हूँ हिस्ट्री भी जरूर था और वो एक मेरे सामने एक प्लान के तहत भी था कि शायद अब जाते जाते हम दोबारा वो बीज बोझ के जाएं कि जो शायद सीपेक की स्टेबिलिटी के लिए नुकसान थे। सही। तो इस वजह से उन्होंने वो किया भी, लास्ट रिजॉर्ट जरूर किया। मैं समझता हूँ कि अब अमेरिका, क्योंकि इससे हल्की सी से जमनी बात है, अमेरिका को फुट होल्ड तो कहीं चाहिए इस खतरे में। अब वो शायद वो फुट होल्ड फ्यूचर में कश्मीर का खतरा ना, लेकिन वो एक दूरस्थ एक चीज है, लेकिन वो जरूरत है। मैं थोड़े से इस पे हम बात आगे चल के करते हैं कि अफगानिस्तान में फिर वो जो आईसिस वगैरह की भी नुमाइंदगी हमने देखी और वो लाके बिठाने की कोशिशें की, लेकिन एक अतीकुर रहमान साहब, आपको लगता है फिर ये इकोनॉमी विन कर जाएगी आने वाले दिनों में, इन कन्फ्लिक्ट से निकल जाएगी ये फिर से इकोनॉमी? जिस तरह चाइना अगर लीड करता हुआ नजर आ रहा है इस पूरी सूरत हाल को, कि वो अफगानिस्तान से लेके मुख्तलिफ पाकिस्तान की सीपैक की कामयाबी, चाइना के ऊबर की कामयाबी है और सीपैक की कामयाबी अफगान अमल के साथ वाबस्ता है, तो चाइना अफगान अमल से सारे से लाताल्लुक तो रह ही नहीं सकता। तो ये उसकी विन कर जाएगी इकोनॉमी इस सारे मसाइल पे सकते के? देखिए फरहान, आपने बड़ी अच्छी बात की, शुरू में एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे थे आप।
आपके सवाल का जवाब यही है कि इकोनॉमिकली जो कंट्री भी स्ट्रांग होती है वो विन करती है, दे आर द विनर, दे आर द लीडर्स। हमारी सूरत हाल ये हुई है कि हम थोड़ा सा इकोनॉमिकली डिवास्टेटेड हो गए, बैक फुट पे खेलने लगे। आगे आते आते बहुत टाइम लग रहा है और उसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हम मिस भी कर गए और चैलेंजेस को भी हमने फेस करना है। आप देखें कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे मेन चीज होती है वो उसकी रेवेन्यू की ग्रोथ होती है। सही। आपको देखना पड़ता है कि इंडेक्सिंग पोजीशन कहाँ जा रही है। अगर आपकी रेवेन्यू ग्रोथ रुकी हुई है तो आप फिर से सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ रहे, इकोनॉमिकली आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमने देखना ये है कि हमारे मुल्क की कंडीशन में हम अपना रेवेन्यू जनरेट कैसे करते हैं। सही। वेरी सिंपल, हम अपना रेवेन्यू जनरेट सिर्फ टैक्सेस से करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस इकोनॉमिकली स्पीकिंग हम 60% कलेक्ट करते हैं, वो हर एक को देने पड़ते हैं ऊपर से नीचे लेके नीचे तक, और डायरेक्ट टैक्सेस 40% कलेक्ट करते हैं। लेकिन इससे काम चल रहा नहीं है क्योंकि हमारी टैक्सेशन की जो कलेक्शन की फिगर है ना वो इतनी कम है कि उनको बयान करना अच्छी बात नहीं है। उसको हम किसी भी मुल्क के साथ अपने दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने रीजन में भी कंपेयर नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। जब हम इस तरह की पोजीशन में आए तो हमको देखना पड़ेगा कि हम अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करें ताकि इकोनॉमिकली हम फोरफ्रंट पे आ जाएं और हम लीड करने लगे। उसका एक बहुत अच्छा हाल हमारे पास है, वो है हमारी एक्सपोर्ट्स, जो आपने जिक्र किया, और एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अब आपका हो रहा ही है कि जहां आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, जहां आप शिपिंग पे बात कर रहे हैं, जहां रेल रोड की बात कर रहे हैं, वहां पर आपको एक बहुत बड़ा मैग्निफिसेंट टावरिंग पोटेंशियल नजर आ रहा है। वो आपकी एक्सपोर्ट की ग्रोथ का आपने कई बार जिक्र किया। देखिए, 2013 में सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट का एक टारगेट आया था जो $25 बिलियन को अटेंड किया। इसके बाद डिमिनिश होता रहा और आगे भी बढ़ता रहा। अभी पे रुका रहा। अब जो ग्रोथ आ रही है वो कुछ $25 बिलियन को क्रॉस किया उसने। लेकिन दिस इज नॉट दी अल्टीमेट। हमें कुछ इस तरह करना चाहिए क्योंकि हमारे पास वसाइल भी हैं, पोटेंशियल्स भी हैं, ऑर्डर भी हैं। हमें जाना है बहुत जल्दी $50 बिलियन पे, और खुदा करे आपकी जुबान मुबारक जब हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारी लेदर अगर अमेरिका यूरोप जा सकती है तो इन मुल्कों में आसानी से क्यों नहीं जाती? इधर जाते हैं, ये हमारे नए वेन्यूज होंगे, ये नई मार्केट होगी, नया पोटेंशियल होगा, तो हम 80 बिलियन 90 बिलियन डॉलर्स तक जा सकते हैं। और वो क्या हमारी सेगमेंट्स होंगे, उसमें हमारे पास सी फूड इंडस्ट्री है। आप देखिए हमारा कोस्टल बेल्ट, बिल्कुल उनके पास नहीं है। 1600 सिंध किलोमीटर से लेके बलूचिस्तान तक 700 किलोमीटर का आपका, इसमें आपके पास जखीरे हैं सी फूड के, फिश है। आप इसको डेवलप करेंगे, ब्लू इकोनॉमी हमारी जो है हम उसको, ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन इकोनॉमी पे भी काम हो रहा है, दोनों इकोनॉमी पे काम हो रहा है। तो जब आप इसको डेवलप करेंगे आपकी एक्सपोर्ट बूस्ट होगी, उनको जरूरत है। इसके अलावा आपके पास आपकी डेयरी फार्मिंग है, आपकी लाइव स्टॉक है, उनके पास भी है। लेकिन व्हेन वी विल एक्सचेंज, हमारे पास कोई दूसरी चीज है, उनके पास कोई दूसरी चीज है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हम देखने जा रहे हैं वो कॉर्पोरेशन, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा इन दी एग्रीकल्चर। हमें सख्त जरूरत है अपनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, क्योंकि पिछले दिनों हम लोग एग्रीकल्चर में, जो कि एक एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद, पीछे चले गए। हमने पोटैटो, टोमेटो, वीट, शुगर सब कुछ इंपोर्ट करना शुरू किया और $5 से $7 बिलियन का एक बोझ अपनी इंपोर्ट के ऊपर डाल दिया और ट्रेड डेफिसिट को बढ़ा दिया। हमें एग्रीकल्चर में एक दूसरा ताउन करना है कि कैसे हमारी एग्रीकल्चर दोबारा अपने पोटेंशियल पर आ जाए, अपने पैरों पर। आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 490 बिलियन रुपए की हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो मुस्तकिल ग्रोथ पर है। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बड़ी आसानी से सेंट्रल एशियन कंट्रीज में पेनिट्रेट कर सकती है, और जब पेनिट्रेट करेगी, ये जिक्र भी किया प्राइम मिनिस्टर साहब, जब ये पेनिट्रेट करेगी वहां तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी एक्सपोर्ट जम करेंगी। जब आपकी एक्सपोर्ट जम करेंगी आपका रेवेन्यू फ्लोरिश होना शुरू हो जाएगा, एंड देन यू आर अ लीडिंग नेशन इन द इकोनॉमी। बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला ऐसा वक्त जरूर आए और आएगा। हसन हबीब साहब, अफगानिस्तान के अमन को ही फिर जोड़ा जाता है। अफगानिस्तान के अमन के मामले को लेकर हम देखते हैं, आज भारतीय साथी ने एक सवाल भी किया वजीर आजम से और फिर उसका जवाब भी उन्होंने दिया उसके कि जी दहशतगर्दी और अमन चल सकता है साथ। तो ये इतनी नादान बनते हैं, बेवकूफ़ बनते हैं या नाइल्म बनते हैं कि उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि खुद भारत वहाँ पर क्या कर रहा है। अफगानिस्तान में अगर भारत
कोशिशें अगर इस अमन की, इन राब्तों को बढ़ाने की करेगा, जो कि सार्क के प्लेटफॉर्म पे भारत की तरफ से नहीं होती रही एक बड़ा मुल्क होते हुए, क्या अभी भी भारत की तरफ से यही रवैया और उनके साथियों की तरफ से भी इसी तरह लाइनली का मुजाहरा किया जाएगा, या वो समझेंगे कि हमें अब अपनी वो जो अमेरिका अलायंस है, जो क्वाड में आप शामिल हो रहे हैं, आप चीन के खिलाफ खुद को पेश कर रहे हैं, कंधा दे रहे हैं अपना, वो छोड़ दें? देखिए, अजीब सी बात यह है कि इंडिया का रोल अफगानिस्तान में बड़ा अजीबोगरीब है, नेगेटिव है, रादर अजीबोगरीब नहीं नेगेटिव है। जब अमेरिका ने बेस खाली की थी तो उस दिन 2 इंडियन जहाज भर के वहाँ से आए थे, C-130, और वो ईरान के ऊपर से होते हुए और वो गए, वो बड़े उसके नक्शे अक्शे भी मीडिया पे आए बाद में। तो और ये भी इंडिया ने कन्फेस किया कि 1 महीने में उन्होंने पता नहीं 90 टन बुलेट्स प्रोवाइड किया अशरफ गनी की फौज को। तो ये इंडिया का जो नेगेटिव रोल है ये बहुत हद तक वाज़ेह है, और उसमें मेरे ख्याल में अगर हम पीछे जाएं तो उनका यही है कि पाकिस्तान की फौज जो बॉर्डर पे लगी हुई है वो वहीं रहे, ताकि फौज पे फटीग आए, उनकी परफॉर्मेंस खराब हो, पाकिस्तान का खर्चा हो। तो ये सारी जो नेगेटिविटी की मुखालफतें करते रहे। हाँ, खुद हमारे बॉर्डर पे कर ली, हमने नहीं की उसकी मुखालफत। हाँ, बिल्कुल। हम पे जो भी आप इल्जाम लगाएंगे कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, हमने एक स्टेटमेंट इंडिया की फेंसिंग पे नहीं दिया। ईरान ने अपने बॉर्डर पे इतने किले बनाए अपने गार्ड के लिए, हमने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, हमने किसी। तो अगर जब हम कर रहे हैं उसी बॉर्डर पे तो आपको क्या एतराज है? लेकिन तो इंडिया का रोल है एक बहुत नेगेटिव। जैसे इंडिया के 4 कॉन्सुलेट्स हैं जो हमारे बॉर्डर के पास हैं, ना वहाँ से कोई आता जाता है पाकिस्तान इंडियन वीजा पे, ना कुछ है, तो वो कर क्या रहे हैं? ना तारीखी राब्ते हैं, ना बिरादराना राब्ते हैं, ना मजहब का कोई रिश्ता है इस तरह के जितने कंसुलेट बना, कॉन्सुलेट बना के। देखिए, कॉन्सुलेट तो ट्रेड और टूरिज्म और ज़ियारत और जो भी काम है उसके लिए। तो इंडिया का जो ये नेगेटिव रोल रहा है, और अब वो तालिबान से जब यही करना चाहेंगे तो उनको अंदाजा हो जाएगा। तालिबान, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, क्या मोर वाइजर दिस टाइम, और ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि अगर तालिबान जो अपने मसाइल उनके साथ, और आप देखिए अफगानिस्तान में हो क्या रहा है, अफगानीज आर मच स्मार्टर देन व्हाट वी थिंक ऑफ। जैसे ही तालिबान आते हैं, फौजी अपना हथियार उनको देते हैं और अपने कबीले चले जाते हैं। ये नहीं होता कि आखिरी बुलेट, आखिरी खून पाकिस्तान में फरार हो गया, उनको वापस किया भी 40 फौजियों को। तो वो अपने मसाइल को हल करना जानते हैं। हम जिस तरह समझते थे कि रेजी होगी और अरबों लोग मर जाएंगे, वो सब नहीं है। लेकिन इंडिया का जो नेगेटिव रोल है वो हर तरह से कोशिश करेंगे कि किसी तरह से तालिबान लड़के कमज़ोर रहे, पाकिस्तान अपनी इसी फिक्र में रहे कि रिफ्यूजी ना आ जाएं। वो फेंसिंग भी हो गई है, फौज भी 1 लाख पड़ी, एक रफली हमारी। तो भैया पाकिस्तान अगर हम कहेंगे बेहतर सूरत हाल का इजराक करते हुए चल रहा था, ये अंदाजा था कि अमरीकी अगर निकलेंगे तो ये सूरत हाल होगी, तो फेंसिंग कर लेनी चाहिए हमें, वरना हम मजीद अब बोझ किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करते। हिंड साइट में पहले तो लोग मुखालफत कर रहे थे, इतना पैसा आप क्यों जाया करें, $3-4 बिलियन का प्रोजेक्ट है इन द मोस्ट रिमोट एंड डिफिकल्ट एरिया। ये भी देखिए ना, जो कुर्बानियां हमारे फौजियों ने दी हैं, जो हमारे इंजीनियर्स ने दी हैं, उसका हम जिक्र ही नहीं करते। सही बात है। ये तो ये एक ऐसा काम है जो अंधी गोली कहीं से भी निशाना बना सकती है। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर पीपल जिन्होंने काम किया है। तो मेरे ख्याल में अब पहले तो हम भी सोचते थे कि यार ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं, रिसोर्सेज ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन अब ख्याल आता है ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। दूसरे वो 2001 वाली सूरत हाल कि वहाँ अमेरिका आया और यहाँ होती 2001 होती तो लोग अपनी मर्जी से टहलते हुए पहाड़ों के रास्तों से जिस तरह से। अगर आप देखें, नई एक इंडियन फिल्म आई है बार्ड ऑफ ब्लड, जो उन्होंने बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी पे खुद बनाई है, वो अगर आप देखें तो इजीली वहाँ से लोग आ रहे हैं अफगानिस्तान। अच्छा, आज की मैं क्योंकि सदाम की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम बात को समेटते भी हैं, फिर मुलाकात भी हुई है आज अशरफ गनी साहब से वज़ीर आज़म की, 1-on-1 भी हुई है, वफूद की सतह पर भी हुई है। तो अब ना सिर्फ ये कि इंडिया तो है ही, लेकिन हम देखते हैं अफगान गवर्नमेंट भी पाकिस्तान की उस तरह दिली साथ नहीं होती जिस तरह हिंदुस्तान के साथ होती हुई नजर आती है। तो एक ऐसी हुकूमत के होते हुए क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में ये माहौल भी बदलेगा, जब एक मुश्तरका निज़ाम कुछ आएगा अभी 2-3-4 महीनों में? बिल्कुल बदलेगा। अफगानी के बारे में ज़्यादा तफसील में जाए बगैर मैं कह सकता हूँ, वो हमसे इस तरह ट्रीटमेंट करते हैं जैसे बच्चे नहीं अपने माँ बाप से होते हैं, ज़रा नाराज़ हो के गुस्सा दिखा के अपनी ख्वाहिशात मनवा लेते हैं। डीप डाउन दे नो कि हमारे बगैर उनका सर्वाइवल नहीं है, हमारे बगैर उनकी लाइफ नहीं। हम सिर्फ अगर ट्रांजिट पे बंद कर दें तो अफगानिस्तान में कहत हो जाएगा। सही, तो हम, लेकिन हम नहीं करेंगे। बिल्कुल हमारे जो उनसे तो अशरफ गनी साहब को भी एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान के बगैर वो नहीं चल सकते,
और बाकी लोगों को भी पता है। तो लेट्स होप कि ये जो विजडम है वो प्रिवेल करे और वो कोशिश करें कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों बजाय इंडिया की तरफ देखने के। क्योंकि कल तक ये देखते हैं कि नायब सदर उनके इल्जाम लगाते हैं, पाकिस्तान जवाब देता है। जब ऐसा हीटेड माहौल होगा तो ये तो एक टैक्टिक्स है इंडिया से कुछ लेने की। अब ये अफगान सलामती कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, वो पोस्टपोन हुई इसके बाद, उससे कितनी उम्मीदें आपको हैं कि उसमें मजीद फिर इसके रास्ते वाह होते हुए नजर आएंगे? मुझे लगता ये है कि हम बार बार कहते हैं कि डायलॉग इज दी ओनली वे। जितना ज़्यादा ये आपस में बात करेंगे, जितना इनके जिरगे मिलेंगे आपस में, तो इंटरनली और एक्सटर्नली प्रोसेस को स्ट्रेंथन कर किया जाएगा। तो कुमार साहब आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी साहबी अगर वहाँ वजीर आजम से ये सवाल करें दुनिया के फोरम के ऊपर नादान बनकर, तो फिर क्या जवाब मिलना चाहिए? और ये जो हिंदुस्तान को हम ये भी देखते हैं कि पिछले 17-18 साल से जो इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान कर रहा था वो भी उसकी जो ख्वाब था वो परेशान हो गया रह गया। जी बिल्कुल। देखिए वजह बात है खान साहब, देखिए इंडिया की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान के लिए, जो कि शायद पाकिस्तान को सैंडविच बनाना चाहता था एज फार एज डिफेंस स्ट्रेटजीज कंसर्न, वो तो उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जो बात है कि जी अब हम अगर खुद नहीं खेलेंगे तो खेलने भी नहीं देंगे, ये उस चीज़ पे काफी पर जिस तरह बादशाह साहब ने बात की कि जी ये जो इनकी सफारतखानों के हाई कमिश्नर पे थे क्या कर रहे थे, ये वही थे जो कुलभूषण यादव जैसे लोगों को वहां से बेचते थे। और वो जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं उनको वो वहाँ सपोर्ट करते थे इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट। देखिए अब वो चीज़ तो खत्म। मैं आपकी इसमें ये भी पूछना चाहूँगा, जिस तरह हमने देखा कि हामिद करज़ई तक नहीं है कहा कि नामालूम तैयारों में ला के आईसिस के लोगों को छोड़ा गया, बाबा ये बिठाया गया वहाँ पे ताकि बाद में इस तरह के हालात खराब करवाए जाए। बिल्कुल ये है। देखिए हम जो ताकतें हैं आलमी, वो शायद अफगानिस्तान को एक माइंडफील्ड बनाना चाह रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ पाकिस्तान तक नहीं पहुंची। देखिए तालिबान हम हमेशा ये स्टैब्लिश कर चुके हैं, दे आर मोर वाइजर देन देयर प्रीवियस गवर्नमेंट। अब वो ये चाहते हैं कि जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि तालिबान दुनिया से कट कर नहीं रह सकते। तो लैंडलॉक कंट्री है और दूसरी प्रॉब्लम जो है हकीकत का इदराक करते जा रहे, जो इस्लाम की तरफ हम जा रहे थे। रहमान साहब आप क्या कहेंगे, हिंदुस्तान भी कुछ रियलाइज करेगा ये कि उसके भी मुआशी मफादात अगर वो सोचता है तो वो इस खत्ते के साथ ज्यादा है, एशिया के साथ जुड़ के रहने में बजाय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। बहुत मुश्किल है, वो पाकिस्तान का अजमी दुश्मन है, सिर्फ पाकिस्तान को कभी माना ही नहीं, उसके अंदर तो कूट कूट के नफरत भरी हुई है पाकिस्तान से, जबकि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। ये जो अशरफ गनी एंड कंपनी और ये जो है अब्दुल्ला, ये सब कुछ एक गोरख धंधा है, एक अजीब किस्म का। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि आज हमने इतनी खूबसूरत बातें की हैं, इतनी अच्छी बातें की हैं, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमें अपने रीजनल डेवलपमेंट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ध्यान चाहिए। ये उल्टी सीधी चीज़ें निकाल रहे हैं लोग माइकों पे आके हमारे मुल्क में और इधर उधर तकरीरें कर रहे हैं, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ और उसको रिपीट करता हूँ और वो दोबारा कह रहा हूँ कि खुदारा पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस पे बात करो, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात करो। पाकिस्तान इकोनॉमिकली मजबूत होगा, हम सब मजबूत होंगे, फिर जितना मर्जी चीजें मार लेना। बिल्कुल बिल्कुल। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान का एक आम आदमी बहुत परेशान है और उसकी परेशानी को दूर करने के लिए हम सबको माशी हालात को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब आपका, फवाद सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, हसन नसीब अभी साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमने बात की वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान के, अब माशी मैदान में जिस तरह पाकिस्तान चाह रहा है कि आगे बढ़े और कायदाना किरदार भी अदा कर रहा है पाकिस्तान, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में पाकिस्तान मजीद हम देख रहे हैं कि आलम इस्लाम में एक कायदाना किरदार जो पहले कभी माजी में अदा करता हुआ नजर आया, आइंदा भी अदा करते हुए नजर आएगा। हमें यहाँ पर इस बात की जरूरत है कि हम इस समझें कि पाकिस्तान में सीटैक की सूरत में अब आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। अभी अगर आप निकलें और यहाँ से लाहौर तक का सफ़र करें, यहाँ से इस्लामाबाद तक का सफ़र करें, कश्मीर तक का सफ़र करें, तो आपको खुद जो तब्दील होने वाले रास्ते हैं वो ये बताएंगे कि सीटैक आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में बहुत खामोश इंकलाब लेकर आ रहा है, जिसमें लोगों की माशी हालात, उन इलाकों की जहाँ जहाँ से ये रूट गुजरेंगे, जहाँ जहाँ से ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे, तब्दीलियाँ होती हुई नजर आएंगी। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान का मुंतज़िर है। फरहान शब्बीर को पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्रोग्राम करंट अफेयर्स स्पेशल से इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।